Hello, this is Viti here. Welcome back to our channel Ansh Kumar's Tech. Today we are going to discuss on a financial statement and this is our lecture number 3rd. Let's start with the final statement. Final statement में यहाँ पे 3 कंसेप्ट है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है और प्रॉफिट एंड लॉस हमने सेकंड लेक्चर में कवर कर दिया है और बैलेंस शीट आज हम थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे. तो बैलेंस शीट का बनाने का पर्पस क्या है? द नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी का मतलब होता है आपके पास इतने एसेट्स अवेलेबल है कि आप अपने जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको आराम से पे कर सको. और लिक्विडिटी का मतलब आपके पास कैश इन हैंड या कैश कितना, या आपका जो कैश है वो कितनी जल्दी जो क्रेडिटर्स है वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. सेकेंड है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस. तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमने रूल्स में किया हुआ है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो इसी की फॉर्म से बैलेंस शीट बनती है. तो थर्ड है स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट, तो जिसमें मैंने लायबिलिटीज़ और एसेट्स लिखा है. तो लायबिलिटीज़ को मैंने यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया, जहाँ पे रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है ये आपकी मेन हेड है. तो फर्स्ट है फिक्स लायबिलिटी. फिक्स लायबिलिटी में आपकी फर्स्ट है कैपिटल और नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से आएगा. अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो माइनस होगा. प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस इन ड्राइंग्स एंड माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो ये आपका जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा उसको आउटर कॉलम में पुट करना है. उसके बाद है रिजर्व जनरल रिजर्व या एनी अदर रिजर्व. देन उसके बाद है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो मोर देन 1 ईयर चलती है, या आपने 5-10 साल के लिए लोन लिया है तो लोन फ्रॉम बैंक एंड एनी अदर लोन्स. देन लास्ट है आपकी करंट लायबिलिटीज़. करंट जो विद इन 1 ईयर आपको ख़त्म करनी होती है, मतलब उनकी पेमेंट करनी होती है. तो बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव इन एडवांस करंट लायबिलिटीज़ में क्यों आया, ये हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे एडजस्टमेंट के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर वे से बताऊंगी कि ये यहाँ पे क्यों आ रही हैं. ठीक है, तो ये आपकी लायबिलिटी साइड है जिसमें फिक्स लायबिलिटी और रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ मेन हेड हैं. तो इनको डालेंगे तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज़ आ जाएगा. ठीक है, देन आते हैं एसेट्स के ऊपर. यहाँ पे हमारे करंट एसेट्स हैं. करंट एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एक है लिक्विड एसेट, दूसरी है फ्लोटिंग एसेट. लिक्विड तो नाम से क्लियर है, लिक्विड मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. और फ्लोटिंग एसेट का मतलब है जो जल्दी या 1 ईयर विद इन 12 मंथ आपकी कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, लाइक अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड. ये हमें स्टॉक इन ट्रेड क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, हमें क्वेश्चन में वैसे तो 2 स्टॉक दिए होते हैं, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग. यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है. क्लोजिंग स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है और फिनिश का भी हो सकता है. सो नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम. तो ये भी आपका एडजस्टमेंट का ही पार्ट है. तो वो जब वीडियो में स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम क्या है. तो ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड और प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल. एंड नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट. फिक्स एसेट में हमारी मशीनरी जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, मतलब लॉन्ग टर्म हम उसको यूज़ करने वाले हैं. मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, बिल्डिंग एटसेट्रा. नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट विच कांट बी टच एंड सी, लाइक अ गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, लाइसेंस एटसेट्रा. नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट है एडवर्टाइजमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंस टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ. ये भी हम एडजस्टमेंट में प्रॉपर स्टडी करेंगे. टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ का मतलब है कि जो आपने P&L में ट्रांसफ़र नहीं करी है वो यहाँ पे आ जाएंगी. उसके बाद लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस. अगर क्वेश्चन में नेट लॉस आता है, मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस शो करता है, या तो यहाँ से लेस कर सकते हैं या उसको एसेट साइड पे भी शो करते हैं. देन आप इसका टोटल कर दोगे, किसका, करंट एसेट का, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट. टोटल ऑफ एसेट आ जाएगा. तो यहाँ पे टोटल ऑफ लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल ऑफ एसेट, मतलब दोनों साइड का टोटल मैच करेगा. तो इससे पता चल जाएगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है. उसके बाद नोट में लिखा हुआ फॉर कंटीजेंट लायबिलिटीज इफ एनी. कंटीजेंट लायबिलिटी होती है मे और मे नॉट बी हैपन. ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. कैसे कि आपके बिजनेस का कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आप जीत गए तो हो सकता है आपको रिसीव हो जाए, नहीं तो आपको पे करनी पड़ेगी. तो इस वजह से उसको फुटनोट में लिखते हैं फॉर अ कंटीजेंट लायबिलिटीज. तो दैट्स ऑल द बैलेंस शीट ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट. तो इसके साथ आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट
तीनों परफॉर्मेंस प्रॉपर बन जाते हैं और आप प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये ना एक मैंने थोड़ी सी आइटम्स लिखी हैं और ये आपको क्वेश्चन करने का वे बताया कि पेपर में आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे कि आपको क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाए और दूसरा आपका टाइम भी कम से कम लगे। तो आपने जैसे यहाँ पे कुछ आइटम्स लिखी हैं, तो आपने करना क्या है कि क्वेश्चन को 2 टाइम्स रीड करना है। 2 टाइम रीड्स करने के बाद आपने फिर देखना है कि फर्स्ट है जैसे कैपिटल, तो आपने अपने जो भी पेपर है या जो भी है उसके ऊपर आपने लिख देना है कि ये लायबिलिटीज है या एसेट है। तो कैपिटल इज लायबिलिटी, बिल्डिंग एसेट्स, मशीनरी एसेट, डेटर एसेट्स, जर्नल P&L के डेबिट साइड पे आता है, रेंट P&L के डेबिट साइड पे आता है। ड्राइंग को मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये लेस होती है, इस वजह से इनको अंडरलाइन कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L के डेबिट साइड पे आता है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है, कैश एट बैंक एसेट है, रिटर्न आउटवर्ड भी लेस होते हैं, इस वजह से मैंने इनको पी डिनोट किया। पी का मतलब है कि ये परचेजेस में से लेस होंगे। सैलरी आपकी P&L में डेबिट होती है, डिस्काउंट आपका P&L में डेबिट होता है, स्टॉक है ट्रेडिंग में डेबिट होता है, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटीज एंड सेल्स आपकी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे आते हैं, परचेजेस आपके डेबिट साइड पे आते हैं, वेजेस आपकी डेबिट साइड पे आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैश इन हैंड आपका एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज है, रिटर्न इनवर्ड आपका एस डिनोट किया, इसका मतलब ये सेल में से लेस होना है। और ये इन्फॉर्मेशन के बाद एडजस्टमेंट में लिखा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में तो उसके 2 इफेक्ट आएंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा और दूसरा ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आएगा। तो क्वेश्चन को 2 टाइम रीड करने के बाद मैंने क्वेश्चन को पेपर पे ही सॉल्व कर दिया, उसी क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व कर दिया कि कैसे कैसे करना है। तो इससे ये होगा जब आप ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में इनको ट्रांसफर करोगे तो आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ट्रेडिंग एंड P&L का परफॉर्मा बनाया और बैलेंस शीट का परफॉर्मा, ये हमने इकट्ठा ही बना देना है, ये हम लोगों ने इकट्ठा ही बना देना है। और हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये आइटम्स तो परमानेंट हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और रिटर्न, और यहाँ सेल्स और रिटर्न्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने पहले लिख ली। अभी मैंने अमाउंट नहीं डाली है, सिर्फ आपको ये आइटम्स बता दें कि ये ऐसी होती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल में लिख दिया कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। अभी भी मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं डालनी है, बस मैंने ये आइटम्स लिख दी कि ये यहाँ पे ऐसे होती हैं। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्वेश्चन से देखा कैपिटल लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिख दिया। फिर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को एसेट साइड पे लिख दिया, मशीनरी को एसेट साइड पे लिख दिया, डेटर एसेट साइड पे लिख दिया, जनरल एक्सपेंस P&L में डाल दिए, रेंट P&L में डाल दिया, ड्राइंग्स हमने यहाँ लिखी थी अमाउंट डाल दी। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L में डाल दिए, कैरेज इनवर्ड आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, कैश एट बैंक एसेट में डाल दिया, एंड सैलरी P&L में डाल दी, डिस्काउंट आपका P&L में चला गया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में चल गया, बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी साइड पे आ गया, और सेल्स आपका क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, परचेज डेबिट साइड पे आ गई, वेजेस आपकी डेबिट साइड पे आ गई ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैश इन हैंड एसेट साइड पे और सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड पे आ गया, और रिटर्न इनवर्ड आपके सेल में से लेस कर दिया। कहने का मतलब अगर मैंने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के उसी के ऊपर क्वेश्चन को लिख दिया कि कैसे कैसे करना है, तो फिर मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। और ये नहीं कि हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस बनाएंगे। इससे क्या होता है कि आप एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट देखते रहते हो, उससे टाइम वेस्ट होता है। तो बस उससे वैल्यू पुट करने के बाद सीधी आपने ऐसे करने के बाद वैल्यूज साथ साथ वैल्यूज पुट करिए। अब टोटल हम इकट्ठा ही करेंगे, मतलब पहले हमने यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर उसको ट्रांसफर किया, फिर P&L को सॉर्ट आउट किया, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट को आपने बैलेंस शीट में ऐड किया, कैपिटल में ऐड किया, तो आपकी टोटल ऑफ लायबिलिटीज और टोटल ऑफ एसेट्स आ जाएगी और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है कि हम पेपर में क्वेश्चन को जल्दी और सही कैसे कर सकते हैं। तो अगर आई थिंक आप इसको यूज़ करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो ये था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का टॉपिक, जो कि आज कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग and wish you all the best, and if you like our videos please subscribe it. Thank you.